जय माता दी सभी को। आज नवमी है इसलिए आई जस्ट वांटेड टू विश एवरीवन जय माता दी। हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लिया था यूपीएससी सीसेट 2025 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉरी, थोड़ा आज मेरा आवाज़ बैठा हुआ है हल्का सा, इसके लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक टफ़ क्वेश्चन माना जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व किया हुआ, जिसमें से मैंने केवल 6 एज़ कम्पेयर टू ईजी है, बाकी 5 और 7 आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको 5 और 7 नहीं आ रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें नेट 27 ही क्वेश्चन करेक्ट करके चलने हैं। और जिसमें से हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हाँ, क्या मैथ्स के वो क्वेश्चन से अटैम्प्ट करें जो हमसे डूएबल हो, जिससे हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें और जिससे हमारे सही होने के चांसेस ज़्यादा हों। ठीक, अब देखो इसमें मैं क्यों इसको टफ बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। इसमें बोला है कि पी क्यू आर के पॉसिबल सम्स निकालने हैं, इन विच 1/p 1/q प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 1 है, वेयर पी क्यू आर जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं और नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब सेम भी हो सकते हैं। अब अगर आप 1 गो में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नन तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो क्लियर कट में दिख रहा है कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन तो हमें मिल रहा है जिसमें पी क्यू आर का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो वी गेट द आंसर। एक चीज़ तो श्योर है कि हाँ, कि इधर मतलब नन तो होगा नहीं, इधर होगा बी, सी या फिर डी हो सकता है, मोर देन 3 भी हो सकता है ऐसे। तो ये 3 है। अब यहाँ पर है 1/3 का अप्रोच हम लगा सकते हैं। इसमें क्या है कि हाँ कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अगर थोड़ा साउंड बाहर से आ रहा होगा तो इसके लिए हाँ, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि हाँ पी क्यू आर जो है वो 3 सेम हो सकते हैं। तो हमने बताया था कि पी क्यू आर जो है वो 3 हो सकता है। ठीक है, सो एक चीज़ तो क्लियर था कि नन नहीं होने वाला है, बाकी 3 ऑप्शंस में से हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हिडन ट्रायल मेथड से आप सॉल्व करोगे तो आपको एक और ऑप्शंस दिख जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि आप अगर इसको हाफ मान लोगे और बाकी को अगर 1/4 मान लोगे तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ, ये भी एक पॉसिबल है कि ये 1 दे देगा। ठीक है, मीन्स 4/4 भी एक पेयर बन रहा है जिससे आप 1 दे सकते हो। बट वही है कि हाँ, कि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड है और ये थोड़ा ईजिली आप गेस भी कर सकते हो 4/4 प्रॉब्लम कब आती है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है एक और तीसरा रूट ढूंढने में। ठीक है, जो कि थोड़ा सा बिट प्रॉब्लमेटिक है। अब इसका प्रॉपर तरीका क्या है सॉल्व करने का, मैं पहले वो बता रहा हूँ। देखो, अगर आपको 2 भी पता चल गया कि हाँ कि 2 सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली कि नन नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 50-50 पे आ गए हैं। यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो और मोर देन 3 वाले ऑप्शन जनरली, मतलब मोर देन 3, मोर देन 4, मोर देन 5 सीसेट में जनरली गलत होते हैं। तो यू कैन गो थ्रू 3 ऑप्शन जिसमें 3 है सिंपल, उस पर जा सकते हो। बट हाँ, थोड़ा मतलब ये कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहो तो ऐसा रिस्क ले सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली सही होता है। बट स्टिल आपको ट्राई करना चाहिए कि हाँ कि मोर श्योरिटी वाले क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करें एज़ कम्पेयर टू रिस्की वाले। 50-50 तो ऐसे भी आपको अटैम्प्ट करना ही चाहिए। 50-50 चलेगा या फिर 1/3 में चलेगा। 1/3 इन द सेंस कि आपने एक डिसाइड कर लिया कि एक होगा नहीं, बाकी 3 में आप कंफ्यूज हैं, तो इसके सही होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा था। ठीक, अब आते हैं इसका प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो देखो, इसमें एक तरीका है सॉल्व करने का कि मैंने क्या किया कि एज्यूम कर लिया कि p इज़ लेस देन इक्वल्स टू r, लेस देन इक्वल्स टू q, लेस देन इक्वल्स टू r। ठीक है, और ये मैंने सिस्टमेटिक काउंटिंग के लिए ऐसा यूज़ किया हुआ है, आप कोई भी पैटर्न ले सकते हो। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं पहले लेना। देखो, ऑब्वियस है कि यहाँ पे मैं p का वैल्यू 1 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर 1 ले लूँगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/q प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 0, सॉरी, जहाँ से हमें पता चलेगा q इज इक्वल्स टू माइनस आर आएगा। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि पी क्यू आर जो है वो नेचुरल नंबर है, ना कि इंटीजर्स है। तो p का वैल्यू 1 तो हो नहीं सकता। अब अपन चलते हैं p का वैल्यू 2 को लेकर। p का वैल्यू हम लोगों ने 2 लिया तो 1/2 इज इक्वल्स टू ये आया, जिससे हम लोगों ने देखा कि हाँ कि उसको अगर फर्दर सॉल्व किया तो 1/q प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 1/2, फिर q प्लस r बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया और फर्दर आप जब सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन बनेगा इस टाइप का। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या करना है कि आपको इस इक्वेशन में क्यू आर लिख दोगे माइनस 2q माइनस 2r इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे +4 ऐड करना है और +4 सब्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली आपको +4 +4 -4 करना है।
अब आप जब ये करोगे तो आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर करके आप प्रॉपरली q-2 इंटू r-2 इज इक्वल्स टू 4, एक ये इक्वेशन बना, जिसमें हमें पता है कि ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो अब मैंने क्या किया कि 4 को कि कितने और फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हमें पता है 4 के 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। तो मैंने इनिशियली माना कि q-2 जो है वो 4 है, और अगर ये 4 होगा तो जो r-2 होगा वो 1 होगा, तो r-2 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। सिमिलरली q-2 इज इक्वल्स टू 2, तो r-2 इज इक्वल्स टू 2, q-2 इज इक्वल्स टू 1 माना, और यहाँ पे r-2 इज इक्वल्स टू 4 माना। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि एक पैटर्न बनने वाला है 263 का, एक आएगा 244 का, और एक आएगा 263 का और 236 का। अब ये हमारे पैटर्न जो कि मैंने माना था p लेस देन इक्वल्स टू q लेस देन इक्वल्स टू r, उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसको अपन चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। बाकी ये दो पैटर्न बना है, और ये दोनों के दोनों वैलिड पैटर्न है, क्योंकि दोनों में q और p q r के तीनों के जो वैल्यूज़ आए हैं वो तीनों के तीनों वैल्यूज़ नेचुरल नंबर आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक पैटर्न बन गया फॉर p इज इक्वल्स टू 2। अब हम आगे मूव किए p इज इक्वल्स टू 3 के लिए। अब अगेन p इज इक्वल्स टू 3 जब हम पुट करेंगे तो 1/q प्लस 1/r आएगा, और इसको फिर जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेम पैटर्न मैंने फॉलो किया हुआ है, और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे फिर जब लास्ट यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको +9 करना है और -9 करना है, ठीक है। ऑब्वियसली -9 ना करके आप इधर भी प्लस, अगर LHS में अपने +9 किया तो RHS में +9 कर दो, ठीक है। फिर उसको अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशंस करके और जब उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है तो अगेन 9 के भी हमें पता है फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 3 और 9 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक बार इस फर्स्ट टर्म को 9 माना तो सेकंड टर्म को मुझे 1 मानना पड़ेगा, दोनों टर्म्स को मैंने एक बार 3 माना, और अगेन तीसरी केस में फर्स्ट टर्म को मैंने 1 माना और सेकंड टर्म को मैंने 9 माना। फिर अगेन मैंने इसको सॉल्व किया तो आई एम गेटिंग 362 333 और 326। अब हमें यहाँ पे क्लियर कट में दिख रहा है कि हमने जो कंडीशन लिया था p इज़ लेस देन इक्वल्स टू q इज़ लेस देन इक्वल्स टू r, यहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल और केवल ये जो एक कंडीशन है 333 ये सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज़ और कोई का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास एक अनदर सोल्यूशन मिल गया। अब अगेन हमने क्या किया कि फिर p को 4 लिया, p को जैसे हम लोगों ने 4 लिया तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि अगेन हमने उसको चीज़ को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वी आर गेटिंग, हमें एक ये इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को फिर मैंने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर मैं जब 16 ऐड करूँगा तो एक प्रॉपर प्राइम फैक्टर बन जाएगा। अगर आप 16 ऐड नहीं करोगे तो आपको फ्रैक्शन में आएगा 4/3 करके, ऐसे करके आएगा, मतलब q - 4/3 ऐसे करके आएंगे। तो उस चीज़ से मैंने रिड्यूस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि इनिशियली मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने यहाँ पर 16 ऐड किया। सेम काम मैंने q इज इक्वल्स टू 3 p इज इक्वल्स टू 3 के साथ भी किया था। यहाँ पर ही मैंने क्या किया था कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो 2qr - 3q - 3r इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन बन रहा था। इसमें भी मैंने क्या किया था कि मल्टीप्लाई किया था इसको 2 से। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये इक्वेशन बना, और फिर मैंने क्या किया था कि 9 ऐड किया हुआ था। वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे चाहिए था एक नॉर्मल सा ईजी सा फैक्टराइजेशन 2r - 3। नहीं तो अगर मैं ऐसे ना करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे r - 3/2 बनेगा और q - 3/2 बनेगा। तो वो इस चीज़ को मैं रिड्यूस करने के लिए, बस इसीलिए। अदरवाइज़ आप चाहो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू, अगर आप वो भी फॉलो कर रहे हो तो। अब यहाँ पर मैंने उस चीज़ को ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, और जब मैंने इसका अलग किया तो यहाँ पर मुझे 16 बना और यहाँ पर 2 टर्म्स बने। अब अगेन 16 में क्या होता है कि यहाँ पर 16 के फैक्टर करेंगे तो हमें पता है 1 है, 2 है, 4 है, 8 है एंड 16 है, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग स्प्लिट करने का ट्राई किया। तो एक बार मैंने फर्स्ट टर्म को 1 माना और सेकंड टर्म को 16 माना। दूसरी बार मैंने क्या किया कि फर्स्ट टर्म को मैंने 4 माना, दूसरे टर्म को 4 माना, फिर मैंने फर्स्ट टर्म को 2 माना, फिर तीसरे टर्म को 8 माना, और 2 अलग डिफरेंट पेयर बनेंगे किसके किसके। जब मैंने फर्स्ट वाले को 1 ना मान करके 16 माना और सेकंड वाले को मैंने 1 माना, और अगेन फर्स्ट वाले को मैंने 2 ना मान करके 8 माना, और 3 और सेकंड वाले टर्म को मैंने यहाँ पर 2 माना। मीन्स 8 इसको माना, इसको 2 माना, इसको 16 माना, इसको 1 माना। अब मैंने वो दोनों पेयर को इसलिए एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया है, क्योंकि हमें पता है कि q जो है वो r से छोटा है, तो इसीलिए मैंने उन दोनों को भी हटा दिया है।
अब अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि पहला ही बार में जब मैं क्यू सॉल्व करूँगा तो ये 5/3 आ जाएगा, और 5/3 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इस चीज़ को मैंने इग्नोर कर दिया यहाँ पर। अगेन मैंने जब यहाँ पे 4 माना था उस केस में भी मैंने देखा तो यहाँ पर बन रहा है 8/3 विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर भी इसको ही मैंने इग्नोर कर दिया। एक और मैंने देखा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, जब मैंने 2 और 8 माना था तो यहाँ पे आ रहा है 4, 2 और 4। तो हाँ, इसको मैंने मान सकता हूँ, बट अगेन मुझे पता है कि जो 4 to 4 है इसमें हम लोगों ने जो कंडीशन लिया था P इज़ लेस देन इक्वल्स टू Q इज़ लेस देन इक्वल्स टू R, तो ये वैलिड नहीं है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको भी इग्नोर कर दूंगा। अब हमारे पास बचा हुआ है क्या कि अब अगेन अगर फर्दर हम जाएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि ट्राई करना पड़ेगा P इज़ इक्वल्स टू 5 के लिए, 5 एंड अबव के लिए। अब अगर P जो है 5 या 5 से बड़ा है तो ऑब्वियस है 1/P जो होगा वो 1/5 से लेस देन होगा। अब अगर ये 1/P जो है वो लेस देन 1/5 होगा तो 1/Q प्लस 1/R जो होगा वो ग्रेटर देन 4/5 होगा। ये क्लियर कट में हमें दिख रहा है। अब अगर यहाँ पर अगर हम 4/5 होगा, इससे ज़्यादा बड़ा होगा, तो अब हम ना चाहते हुए भी हमें Q और R जो होगा वो 5 से छोटा लेना पड़ेगा। अब अगर 5 से अगर हम छोटा लेंगे तो जो हमारे कंडीशन हम लोगों ने मांगना था कि P इज़ लेस देन इक्वल्स टू Q इज़ लेस देन इक्वल्स टू R, वो सेटिस्फाई ही नहीं करने वाला है। इसलिए हमारे पास जो पॉसिबल Q और R हैं कि वैल्यूज़ हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहीं तक हम कंडीशंस लगा सकते थे P इज़ इक्वल्स टू 4 तक, जिसके कारण जो पॉसिबल P प्लस Q प्लस R के वैल्यूज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2, 3, 6, 2, 4, 4 और 3, 3, 3। अब क्वेश्चन बोला है कि P प्लस Q प्लस R का डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालना है, तो मैंने एक बार ऐड करके देखा तो मुझे 11 मिला। 2 प्लस 4 करेंगे तो 10 मिलेगा, 3 प्लस 3 करेंगे तो 9 मिलेगा। सो वी आर गेटिंग 3 डिफरेंट P प्लस Q प्लस R वैल्यूज़। हेंस इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, और ये आपका आंसर आ जाएगा 3। इसका मैंने एक तो तरीका मैंने बताया इनिशियल, जो कि है कि हाँ आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। वो उस मेथड से हम चाहेंगे तो 2 ऑप्शन हम ऑलरेडी क्रैक कर ले रहे हैं, जो कि था P का वैल्यू जो हमने यहाँ पे सॉल्व, जो कि एक तो था कि हाँ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 विच इज़ द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये हम लोगों ने क्रैक कर लिया। सेकंड हमने जो बताया था कि पहले वाले को 1/2 ले लो, बाकी को 1/4 प्लस 1/4 कर लोगे, तो ये भी मुझे क्रैक हो जा रहा है। अब ऑप्शंस यूपीएससी ने ऐसे अरेंज किए हुए हैं कि इसमें ऑप्शन 2 दिया ही नहीं हुआ है। 2 नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियस है कि जब 1 होगा नहीं, नन होगा नहीं, 1 होगा नहीं, तो इधर 3 होगा या फिर मोर देन 3 होगा। तो यहाँ पर हम चाहें तो गेस वर्क कर सकते हैं, थोड़ा मतलब 50 था तो हम ले सकते हैं। और मोर देन 3 वाले ऑप्शन जितने भी हैं वो जनरली गलत होते हैं। अगर आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 6 भी जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था उसमें भी मोर देन 6 ऑप्शन करके था, वो भी ऑब्वियस था कि वो होगा नहीं, इधर होगा तो 4, 5 या 6 में से होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस यूपीएससी अरेंज कर रहा है उसमें से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोर देन के जनरली जो ऑप्शंस होते हैं वो गलत होते हैं। सो मैंने ट्राई किया कि छोटा ट्रिक भी बता दूँ और साथ में इस तरीक़े से हम चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। जय माता दी।